प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लास्ट के जो 2 वीडियो थे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थे। आज का वीडियो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और फंडामेंटल राइट्स के 15 आर्टिकल 15 तक अपन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट आज का जो वीडियो है उसमें आर्टिकल 16, इसके अलावा आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, 3 आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटी एनालिसिस के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विधियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता प्राप्त होगी। क्वेश्चन का यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य के अधीन जितनी भी सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी उनमें सभी लोगों को प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 16 क्लोज फर्स्ट, 16 क्लोज सेकंड, 16 क्लोज थर्ड, 16 क्लोज फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 16 क्लोज फर्स्ट है। तो आर्टिकल 16 क्लोज फर्स्ट ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति होती है तो उसको प्राप्त करने का भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो आर्टिकल 16 है वो आर्टिकल 16 क्लोज 5 तक विस्तारित है। यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लोज सेकंड है वो इस बात की व्यवस्था करता है कि आप 7 आधारों के साथ बिना भेदभाव के राज्य के अधीन कोई भी नौकरी होगी उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। तो वो 7 आधार कौन कौन से हैं? जैसे मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, गरीबी का आधार और उसका निवास स्थान। इन 7 आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर आप विभेद कर सकते हैं, लेकिन इन 7 आधारों पर बिना विभेद किए सरकारी नौकरियों में आपको समान अवसर देना होगा। इससे नेक्स्ट आर्टिकल 16 क्लोज 3 है वो आर्टिकल 16 क्लोज सेकंड का ही एक्सेप्शन है। आर्टिकल 16(2) में ये कहा गया है कि निवास के आधार पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 16(3) में ये व्यवस्था है कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य के लिए उसकी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए स्थायी निवासी होने की बाध्यता लागू कर सकती है और ऐसी व्यवस्था की भी गई 1957 में। संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया 4 राज्यों के लिए। वो 4 राज्य थे त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए कानून बनाया गया था कि इन राज्यों में गैर राजपत्रित पदों को प्राप्त करने के लिए वहाँ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि 1974 में त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए इस कानून को निरस्त किया गया और वर्तमान में अब केवल एक ही राज्य है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भारत में वर्तमान में एकमात्र राज्य है जहाँ पे गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्त होने के लिए वहाँ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होता है। ये आर्टिकल 16 क्लोज 3 से संबंधित है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 क्या कहता है? तो यहाँ पे देख, आर्टिकल 16 क्लोज जो 4 है वो इस बात की व्यवस्था करता है कि यदि कोई भी पद निकाला जाता है राज्य सरकार के द्वारा और कोई भी वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तथा सरकारी नौकरियों में उसको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो सरकार उस वर्ग के लिए पद या नियुक्ति में आरक्षण दे सकती है। यहाँ पे पद से आज से ये है, कोई भी पोस्ट, जितनी भी पोस्ट निकलती हैं उनको एक रेशियो में उसके लिए रिजर्व करना। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एससी के लिए 16% पोस्ट है, रिजर्व होती हैं। एसटी के लिए 12% है, एमबीसी के लिए 5% है, इसी प्रकार ओबीसी के लिए 21% है। तो कोई भी वर्ग है उसके लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है उसकी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए तथा सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व न होने की वजह से। तो ये जो व्यवस्था है ये आर्टिकल 16 क्लोज 4 में है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने तथा सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था है?
क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की जांच करने और उनके लिए एक सुझाव प्रस्तुत करने के लिए जो एक गठित आयोग का गठन किया जाता है, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है आर्टिकल 331, 332, 333 और 340। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो 340 है। तो अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग गठन की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले काका कालेलकर आयोग गठित किया गया था 1953 में। उसके बाद में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया 1979 में, जिसको मंडल आयोग कहते हैं। बीपी मंडल की अध्यक्षता में वो गठित किया गया था। यहाँ पे देखो, इसके अलावा अन्य जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 है, वो किस बात की व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद 331 में व्यवस्था है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है वो अनुच्छेद 331 के तहत करता है। आर्टिकल 332, आर्टिकल 332 में ये व्यवस्था है कि राज्य विधानमंडल है उसमें विधानसभा में जो SC/ST को रिजर्वेशन प्राप्त है वो अनुच्छेद 332 से प्राप्त है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 विधानसभा के सदस्य हैं। उनमें SC और ST को रिजर्वेशन प्राप्त है 59। 34 सीट SC के लिए हैं और 25 सीट ST के लिए रिजर्व सीट है। तो इस प्रकार से जो SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन होता है विधानसभा में, वो आर्टिकल 332 के तहत होता है। इसी प्रकार दोस्तों आर्टिकल 333, आर्टिकल 333 है, वो राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन के मनोनयन की बात करता है। एक एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता है प्रत्येक राज्य की विधानसभा में, वो अनुच्छेद 333 के तहत होता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन तथा उसकी सिफारिश क्रम से कौन से प्रधानमंत्री के समय किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये सामूहिक रूप से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था और इसको लागू करने की जो सिफारिश है, कौन से प्रधानमंत्री ने इसकी सिफारिश को लागू किया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो गठन किया गया था वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के शासनकाल में किया गया था और इसकी सिफारिश जो लागू की गई थी वो VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में किया गया था। तो यहाँ पे देखो, मोरारजी देसाई ने BP मंडल की अध्यक्षता में 1979 में यहाँ पे मंडल आयोग का गठन किया। इस मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और 1990 में इसकी सिफारिशों को लागू किया गया। यहाँ पे मंडल आयोग ने रिपोर्ट दी कि भारत में बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई हैं और उनका जनसंख्या घनत्व है वो भी ज़्यादा है, यानी कि कुल जनसंख्या का उनका 52% है। कुल जनसंख्या में उनका भाग 52% है और 3743 ऐसी जाति हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है और उनको 27% रिजर्वेशन प्राप्त होना चाहिए। ऐसी सिफारिश मंडल आयोग के द्वारा 1980 में कर दी गई। हालांकि जो सिफारिश है वो 1990 में लागू की गई थी VP सिंह की सरकार के समय। तो इसका जो राइट आंसर है मोरारजी देसाई और VP सिंह। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16(4) के तहत उन वर्ग के लोगों को ही पदों या नियुक्ति में आरक्षण प्राप्त होगा जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा उनका राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आर्टिकल 16(4) यहाँ पे स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 16(4) के तहत राज्य के अधीन जो सरकारी नौकरियां निकाली जाती हैं उनमें उन लोगों को ही पदों और नियुक्तियों में आरक्षण प्राप्त होगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और साथ ही उनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं है। ये किस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है देवदास बनाम भारत संघवाद, सेकंड है बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद, थर्ड है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद और फोर्थ है राजनंदन समिति 1993। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद है। तो इसी वाद के आधार पर न्यायालय ने ये स्पष्ट किया था। देवदास बनाम भारत संघवाद भी इम्पोर्टेंट वाद है। इसमें ये क्लियर किया गया था कि जो कैरी फॉरवर्ड लॉ है,
यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लॉ का मतलब है बैकलॉग जो रिक्तियाँ हैं उनमें 50% की एक सीमा तय की गई थी। उस कैरी फॉरवर्ड लॉ के तहत कोई भी जैसे रिजर्व कैटेगरी है और उसमें जो पद निकाले गए वो पद पूरी तरह से नहीं भर पाए, अनफिल्ड वैकेंसी रह गई, तो उसको अगली वैकेंसी के साथ जोड़ दिया जाता था। तो उसमें व्यवस्था थी कि ये जो बैकलॉग रिक्तियाँ हैं ये 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन देवदास बनाम भारत संघवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बैकलॉग की जो रिक्तियाँ हैं उसको 50% की सीमा से ऊपर भी दिया जा सकता है। तो ये देवदास बनाम भारत संघवाद था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में था। इसमें 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था 6-3 से। 6 न्यायाधीश इसके पक्ष में थे और उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है उनको 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन ये जो आरक्षण दिया जाएगा ये आरक्षण केवल अपॉइंटमेंट में होगा, नियुक्ति में होगा, प्रमोशन में नहीं होगा। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो कैरी फॉरवर्ड लॉ है, इस कैरी फॉरवर्ड लॉ के तहत 50% ही बैकलॉग रिक्तियों को रखा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में दी गई थी और इसमें यह भी व्यवस्था थी कि किसी भी कैटेगरी के लिए और सभी कैटेगरियों सहित 50% से ज़्यादा की आरक्षण की सीमा को पार नहीं किया जा सकता है। हालांकि विशेष परिस्थिति में इसको पार भी किया जा सकता है। राजनंदन समिति है 1993 में गठित की गई थी और ये क्रीमीलेयर लेयर के लिए की गई थी। आप जानते हैं कि कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर होता है। यहाँ पे क्रीमीलेयर उसको कहा जाता है जिसकी वार्षिक आय वर्तमान 2019 के तहत देखा जाए तो 8 लाख, अगर वो उसकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है इसका मतलब वो क्रीमीलेयर श्रेणी में है और उनको उस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो प्राप्त नहीं होगा। हालांकि जो एससी और एसटी कैटेगरी है इनकी क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी नहीं होती है। क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी है वो केवल ओबीसी वर्ग के लिए ही लागू है। ओबीसी और प्रेजेंट में जैसे एमबीसी है उसके लिए भी लागू है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1993 में जो क्रीमीलेयर की श्रेणी रखी गई थी वो 1 लाख रखी गई थी। उसके बाद 2004 में इसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय कर दिया गया। इसके बाद 2008 में इसको 4.5 लाख कर दिया गया। 2013 में इसको 6 लाख कर दिया गया और 2019 में इसकी सीमा 8 लाख कर दी गई। तो इस प्रकार से ये जो क्रीमीलियर्स से संबंधित जो समिति है वो राजनंदन समिति है जो 1993 में गठित की गई थी। तो वर्तमान में जो क्रीमीलियर की सीमा है वो 8 लाख वार्षिक आय। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान संगत हैं। तो यहाँ पे 4 संविधान संशोधन अधिनियम है, आपको ये बताना है कि किस में संगत प्रावधान है और किस में असंगत प्रावधान है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो संशोधन है वो 76वां संशोधन है। 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में व्यवस्था की गई थी कि तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा, क्योंकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में स्पष्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन संसद को ये उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में, इंदिरा साहनी वाद में कहा गया था कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, तो वहाँ पे विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर और तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है वो 69% कर दिया गया था। तो ये 76वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो ये संगत कथन है। इसी प्रकार देखो 77वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में हुआ था उसमें राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, जैसे एससी और एसटी है और राज्य के अधीन जो भी नौकरियां निकलती है उसमें उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं है और उसमें पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। हालांकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि केवल अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के उद्देश्य से ये संशोधन किया गया था 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में। तो ये भी संगत कथन है। 81st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 है उसमें व्यवस्था की गई थी बैकलॉग रिक्तियों पर जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ऊपर भी हो सकती है। यानी कि बैकलॉग रिक्तियों पर आरक्षण की 50% की सीमा को जो समाप्त किया गया था वो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। इसी प्रकार देखो एससी एसटी में जो प्रमोशन मिलता है वो उनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, परिणामिक वरिष्ठता के आधार पर मिलता है। और ये जो उसकी प्रमोशन की जो वरिष्ठता के आधार पर जो तय किया गया था ये 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे जो संविधान संशोधन अधिनियम है
वो संगत हैं। 76वें संशोधन में तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 69% कर दिया गया। 77वें संशोधन के तहत SC/ST टीम को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दिया गया। 81वें संशोधन के तहत बैकलॉग रिक्तियों की जो आरक्षण की सीमा 50% थी उसको समाप्त कर दिया गया। और 85वें संशोधन के तहत SC/ST के लोगों को सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन प्राप्त होता था प्रमोशन में, वो सीनियरिटी के आधार पर दिया जाने लगा। तो ये उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 25। तो यहाँ पे देखो अस्पृश्यता या छुआछूत एक प्रकार का अपराध है और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 5 आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता का उल्लेख है कि संविधान लागू होने के समय किस किस को नागरिक माना गया था। आर्टिकल 22 यहाँ पे गिरफ्तारी तथा निवारक निरोधक कानून के संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 25 यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो 1955 में बना था उसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल कर दिया गया नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम। तो ये कब किया गया? 1961 में, 1976 में, 1990 में और 2003 में। तो इसका राइट आंसर है 1976 में। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम या नागरिक सिविल संहिता अधिनियम 1976 में किया गया। यहाँ पे देखो SC/ST से रिलेटेड ही जो 1990 है और 2003 है, ये भी इम्पोर्टेंट ईयर है। देखो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग गठित किया गया था वो 1990 में किया गया था और वो कौन सा संशोधन था? 65वां संविधान संशोधन था। तो 65वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 65वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का पृथक्करण किया गया था, वो 89वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग कर दिया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। तो यहाँ पे राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है उसका उल्लेख आर्टिकल 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है आर्टिकल 338A में है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है इनमें है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 के तहत किसे अस्पृश्यता के आधार पर अपराध माना गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत आप अस्पृश्यता जो करते हैं उसको किसको अपराध की श्रेणी में माना गया है? तो यहाँ पे अलग अलग आधार दिए गए, आपको ये बताना कि कौन सा अपराध और कौन सा अपराध नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर सार्वजनिक पूजा स्थल पर प्रवेश करने से रोकते हैं तो वो एक प्रकार का अपराध है। आप धार्मिक या दार्शनिक आधार का हवाला देकर अस्पृश्यता को उचित ठहराते हैं, न्यायोचित ठहराते हैं कि प्रारंभ में चार वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो जो शूद्र थे वो निम्न वर्ग के लोग थे और इसीलिए इससे अस्पृश्यता का व्यवहार किया था। इस प्रकार की अगर आप उसको न्यायोचित ठहराते हैं, उचित ठहराते हैं तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। अस्पृश्यता के आधार पर आप किसी के लिए अगर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। अस्पतालों में, शैक्षणिक संस्थानों में, हॉस्टल में अगर सार्वजनिक हित के लिए आप प्रवेश करने से उसको रोकते हैं तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री करने से अगर आप रोकते हैं कि ये निम्न वर्ग का है, ये सामान नहीं बेच सकता है, और कोई भी सर्विस देता है तो उसको भी अगर आप सर्विस देने से रोकते हैं कि निम्न वर्ग का है इसलिए इसको सर्विस नहीं दी जा सकती है, तो इस प्रकार से ये अस्पृश्यता के आधार पर अपराध की श्रेणी में। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे अस्पृश्यता के आधार पर अपराध की श्रेणी में आता है तो उसको 6 माह का कारावास तथा साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है और इसके साथ साथ वो संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन का चुनाव लड़ने के लिए योग्य भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है क्वेश्चन 8 के अकॉर्डिंग के आर्टिकल 17 के तहत किसे अस्पृश्यता के आधार पर अपराध माना गया है, तो ये सारे के सारे जो कथन है ये अपराध की श्रेणी में ही शामिल है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व सेवा को छोड़कर
उपाधियों का अंत का प्रावधान उल्लेखित है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें शिक्षा व सेवा को छोड़कर उपाधियों के अंत की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, 15, 16 और 18। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18। तो अनुच्छेद 18 है, यहाँ पे ये उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल 14 कानून की समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 5 आधारों के अलावा राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो 5 आधार थे: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों की समानता की बात की गई है। और इसके अलावा देखो जो राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। और जैसे मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी एक प्रकार की उपाधि हैं, इनको भी देना बंद किया जाए। तो उन्होंने इसको ये देना बंद कर दिया था 1977 में। जैसे उनकी सरकार आई 24 मार्च 1977 को, तो उन्होंने ये आदेश पारित करवाया कि अब के बाद किसी को भी ये पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार की उपाधि है जो आर्टिकल 18 को वॉयलेट करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी की सरकार आई 1980 में, तो इंदिरा गांधी ने पुनः ये पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से पुरस्कार देने और नहीं देने की लड़ाई चलती रही, और 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, एक प्रकार का सम्मान है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है। ये दी जा सकती हैं, लेकिन ये जिसको दी जाएंगी वो इसको उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है। इससे नेक्स्ट यहाँ पे देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का कोई भी नागरिक यदि विदेश में जाता है और उस विदेशी राज्य की कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, विदेश सचिव और विदेशी राजदूत। तो उपाधि लेने से पहले उसको किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की। तो ये 10 क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 18, जहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 तक अपन समानता के अधिकार पढ़ते हैं, तो 18 तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, धन्यवाद।